था कि यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप नहीं है, यतीम वो है जिसके दुनिया में दोस्त नहीं है। वो अच्छी किताब है ना, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, ऐसा ही, एंड व्हेन यू फील गुड यू डू गुड एक्चुअली। I think I realized at my starting point कि I was not made for finance, because whenever I would sit I would get so many ideas, right? And I think everybody gets ideas, everybody is creative. क्या वजह है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग अपनी 9 to 5 जिंदगी को क्विट नहीं कर पा रहे होते और वो उस रिस्क को नहीं ले पा रहे होते। But once you get into that job, तो वो जो एक सिक्योरिटी है ना, वो आपको अट्रैक्ट करती है। आपको लगता है कि ओके मेरे पैसे आ रहे हैं महीने के एंड में, राइट? हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में हैं क्या। सो इफ वी डिटैच आवरसेल्व्स फ्रॉम द फॉर्म दैट वी आर इन राइट नाउ, that's when we realize okay we can be a greater form. मेरे पास बहुत स्पेसिफिक रीजंस थे काम को करने के लिए, और ये रीजंस बहुत वेल डिफाइंड थे। Right. एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मुझे एलिवेशन पे काम करना, ह्यूमन एलिवेशन के ऊपर। हमारे गिरते हुए को लात पड़ने वाले बहुत है, बट गिरते हुए को सहारा देने वाले लोग बहुत कम है। ये बड़ा अच्छा फ्रेज मुझे उस्ताद ने कहा था कि अगर तुम्हारे रहने से कहीं फ़र्क पड़ रहा हो ना, उस जगह को मत छोड़ना, उस खला को मत आने देना। अगर हम पाकिस्तान की बात करें तो पारा चनार में जो इस वक्त हो रहा है, nobody is talking about it. आई थिंक हमारे प्रॉब्लम है कि हमारे जो एम्पैथी वाला कल्चर है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है। इंसानियत तो ये सेक्ट से, धर्म से, इन सब से बहुत बुलंद है, and it's very saddening that this is happening. रिलेशनशिप्स के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि रिलेशनशिप्स के अंदर एम्पैथी बहुत मैटर करती है। मुस्कुराने से आप लोगों के दिलों में अपना घर बना लेते हैं, तो मुस्कुराना जो है वो कितना ज़रूरी है, शायद हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती। आई थिंक यू माइट हैव नोटेड और दिस नॉट, आप खुदा की बारगाह में जाएं और आप उससे अपने दिल की जितनी बातें करना चाहें, आप जिस तरह करना चाहें, वो सुनता है। मतलब ये बात तो तय, जो बात आप कह रहे हैं वो उसको सुनाई दे, वो शहर हक से भी करीब है। मैं समझता हूँ इंसानी खून की कीमत है, और ये जो शहादतें बारह चिनार में हुई हैं, ये उस कौम को, उस पर्टिकुलर चीज़ को और रिवाइव करेगी। एंड शहादतें ने कभी ज़ाया नहीं जाती। भाई आज का जो दिन है बहुत ख़ास है, क्योंकि आज समद और मैं एक साथ आए हैं, और ये मिलते नहीं है, सेलिब्रिटी हैं, हमसे बहुत मुश्किल से इनसे मुलाकात होती है। तो भाई मेरा जो एक खोया हुआ दोस्त है वो कहाँ गायब है? यार मैं समझता हूँ वक्त के साथ साथ मुझे भी रिग्रेट होता है कि काम की वजह से इतनी ज़्यादा मसरूफियात हो जाती है कि वो वक्त नहीं निकाल पा रहे होते दोस्तों के लिए। इनफैक्ट मैं ख़ुद बहुत सी वीडियोस में बातें कर रहा होता हूँ कि दोस्ती की अहमियत क्या है, दोस्तों के लिए वक्त निकालना चाहिए। इनफैक्ट हज़रत अली का कोट में दोहरा रहा होता हूँ कि यतीम वो नहीं जिसके माँ बाप नहीं है, यतीम वो है जिसके दुनिया में दोस्त नहीं है। तो मेरी लाइफ में ख़ुद आई थिंक एक बहुत बड़ा एक ट्रांजिशन रहा है दोस्तों के लिए, और दोस्तों ने एक बहुत अहम रोल अदा किया। लेकिन मुझे ख़ुद मज़ाहिर, मतलब मेरे जितने भी दोस्त देख रहे हैं, और आप तो बहुत ही ख़ास एक दोस्त हैं ज़िंदगी में जिन्होंने बहुत एक गहरा किरदार अदा किया, बड़ा रिग्रेट होता है कि मैं उनको वक्त पर रिप्लाई नहीं कर रहा होता, उनको टाइम नहीं दे पा रहा होता। मतलब दुनिया के लिए वक्त निकाल पा रहा हूँ, लेकिन वो जो दोस्त है जिन्होंने एक बहुत अहम किरदार अदा किया है, एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है, तो एक बस ये माफ़ी है उन तमाम दोस्तों से, आपसे भी। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि मुझे समझ ने कॉल किया, मुझे कहा कि भाई आज हम एक साथ में मिलके बैठक करते हैं और हम एक इस तरह का पॉडकास्ट बनाते हैं। एंड मुझे कहा कि भाई बहुत कैंडिड है, बहुत कैजुअल है, आई केम इन दिस व्हाटएवर आई वाज वेयरिंग। और फिर मैं आया, इन्होंने मुझे बुलाया, और फिर जब मैं आया तो उसके बाद आप गए और फिर चेंज करके ये फुल प्रोफेशनल होके आए। ऐसा क्यों किया आपने? यार मुझे ऐसा लगता है कि प्रोफेशनल नहीं है मेरे लिए। मुझे पता है, मैं कल एक मीटिंग में भी था, तो मैं कोट पहन के कैरी कर रहा था, ऐसा ही हूँ मैं। तो उन्होंने बोला भाई आप जैकेट क्यों पहने? मैंने कहा यार बस ये एक लिबास ही बन गया है। वो अच्छी किताब है ना, व्हेन यू लुक गुड यू फील गुड, ऐसा ही, एंड व्हेन यू फील गुड यू डू गुड एक्चुअली। तो मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं वो टी शर्ट या शॉर्ट्स या नॉर्मल ड्रेसिंग होता तो मुझे वो एक फीलिंग अंदर से नहीं आ रही होती कि यार ये कोई आउटफिट है। मतलब आपका जो ड्रेस है वो थोड़ा सा जितना बेहतर हो, जितना बेहतर से बेहतर होता है, वो आपको एक अंदर से एक बेहतर फील करा रहा होता है ना। मतलब एक पूरी साइंस है कि ड्रेसिंग का, कलर्स का एक इम्पैक्ट होता है आपकी प्रेजेंस के ऊपर। आपके शायद आप दोस्तों के साथ बैठ रहे हैं, इनफैक्ट आप खुदा की बारगाह में भी जाएं तो आपने एक ड्रेस कोड है, मतलब ना एक सेंस है कि आप किस तरह जा रहे हैं, किस आपकी प्रेजेंस किस तरह की है। ऐसा ही, ऐसे ही। अच्छा, खुदा की बारगाह से मुझे याद आया कि इट्स बिन आई थिंक what 12 years, right, since we met, and I don't know if it was a coincidence. Yeah, it was so beautiful that we actually met in Imam Barga in a masjid, right? And
आपको दोस्त मिलते हैं स्कूल में, कॉलेज में, बट हम एक ऐसी जगह हमारी मुलाकात हुई जहाँ कोई हमारा एक दूसरे से रिलेशन नहीं था, एंड समहाउ दैट फ्रेंडशिप ग्रू and expanded in such a relation. क्या लगता है कि दोस्ती में वो क्या ऐसी चीज़ है जो होना बहुत ज़रूरी है एक दोस्त को दूसरे दोस्त के साथ दोस्ती को सस्टेन करने के लिए? वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो बहुत ज़रूरी है होना, वो क्वालिटी कह लें या वो ट्रेट कह लें? यार आई थिंक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो मैं समझता हूँ जो कि बहुत मैटर करती है एक रिलेशनशिप को बिल्ड करने में, वो है कि आपने इस चीज़ के लिए वक्त निकालना है। सही है, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि आप मतलब वो मैं रूमी और शम्स तब्रेज़ की भी जब एक ज़माने में फ़िलासफ़ीज़ को पढ़ा करता था तो उसमें एक बड़ी इम्पोर्टेंट चीज़ थी कि वो एक झलक, वो एक जो आइडेंटिटी और एक साथ में एक मीटअप जो था वो बहुत मैटर करता है। मीटअप के लिए बहुत ज़रूरी है कि आप इस वक्त को प्रायोरिटाइज़ करें विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि दुनिया बहुत ही बिजी होती जा रही है। हर किसी की अपनी सर्कल्स हैं, जोन्स हैं, ख़ास तौर पे काम, वर्क लाइफ पहले इतना हसल वाला कल्चर नहीं था ना, मतलब बस आपने कमाया, खाया पिया, इन्जॉय किया। अब क्या है कि वो सोशल मीडिया ने और दुनिया ने एक हसल का कल्चर दिया कि भाई आपने इतना कमाना है, इतना खाना है और आगे से आगे बढ़ना है। इनफैक्ट मैं वाकई में बात सोचता हूँ कभी कभार कि मैं इनफैक्ट अभी मैं प्रोग्राम में भी था, वहाँ भी बात की कि भाई आप उतना कमाएं जितना आपकी ज़रूरत है, मतलब बाकी ज़रूरत से बढ़ के भी जो चीज़ें वो आप करें। लेकिन बाज़ दफ़ा आई थिंक हम अपने आप को इतना ऑक्यूपाई कर लेते हैं, इतना ज़्यादा ऑक्यूपाई कर लेते हैं कि हमें ये समझ भी नहीं आ रहा था कि हमने इतना क्यों ऑक्यूपाई कर लिया, जिसका असर हमारी वेलबींग पे होता है, जिसका असर हमारे माइंड सेट पे होता है। ऐसा ही, एंड आई थिंक गैरी वेनरचक इज आई थिंक वन ऑफ द पीपल हु कम्स आउट एंड स्पीक्स अबाउट बिकॉज देयर सो मच प्रेशर बिकॉज ऑफ द हसल कल्चर, राइट? और वो खुले आम कहता है कि भाई इफ यू आर लाइक 30, इवन इफ यू आर 35 or 32 whatever, there's still so much time, right? And वो हसल कल्चर के अंदर हम इतना खो जाते हैं कि हम एक्चुअली जो हमारे लम्हे हैं उसे मिस कर जाते हैं, जो ज़िंदगी में जीनी चाहिए। एंड आई रिमेंबर लाइक 2 days ago I shared this quote on Instagram जिसमें था कि लाइफ इज़ एक्चुअली इन फ्रंट ऑफ यू, राइट? हम कितने साल गुजार देते हैं उस मोमेंट को तलाशने में, when actually the moment is right in front of you. There's so much in front of your eyes that is beautiful. बट हमारे कल्चर के नज़दीक एक स्टैंडर्ड बना दिया ब्यूटी का कि भाई बाली जाओगे तो आपको बाली में ब्यूटी मिलेगी। ऐसा ही But you know there's so much around you which I think we forget to appreciate. ऐसा ही है। बुनियादी वजह मेरा भी सवाल तुमसे ये कि यू राइट अ लॉट ऑफ कलाम एंड क्रिएटिव स्टफ, तुमने डिजिटल एजेंसी चलाई, कॉफ़ी ब्रांड के साथ काम किया, मल्टीपल प्रायोरिटीज चेंज होती रही ना लाइफ में तुम्हारी, मतलब एंड यू ऑलवेज बीन इनटू दिस क्रिएटिव थिंग्स कि मुझे कुछ अलग करना है, कभी कॉन्फ्रेंसेस करा रहे हो, कुछ कर रहे हो, मतलब why you think that it's really important that you need to be in the creative zone, and creativity का process क्या रहा तुम्हारा हमेशा से? I think the first thing is the realization that comes to you, right? हमने एहसास के टॉपिक पे बड़ा साथ में काम किया। Creativity I think is something that evolves you, right? And by the realization कि आप बहुत कुछ कर सकते हो if you think out of the box, right? होता ये कि हम जो एक escape culture की तुम बहुत बात करते हो, right? I've seen so many videos of you and I feel like हम वो एक box में इतना कैद हो जाते हैं, right? And I think मेरे at the early time when I was like I started working, I remember when we did our first conference और मैंने अपनी job quit की थी। ऐसे ही So I think I realized at my starting point कि I was not made for finance, because whenever I would sit I would get so many ideas, right? And I think everybody gets ideas, everybody is creative, right? Creativity just needs your attention. आप जब उसको attention दोगे तो वो automatically enhance होती है, right? So वो enhance होगी नहीं जब तक आप उस पर तवज्जो नहीं दोगे। So I think it's about reflection, it's about realization कि what dimensions can you go into, and once you keep your focus into that, creativity automatically comes to you, right? बहुत अच्छा है। और आई थिंक अगली सवाल की अगर मैं बात करूं कि क्या चीज़ें मतलब बहुत, बिकॉज तुमने लाइफ में थ्रू आउट जॉब करी, इनिशियल करियर में आई रिमेंबर दैट फैमिली की तरफ से प्रेशर था कि भाई जॉब करो, मुझे याद है हमेशा से वो एक हसल कल्चर
कहीं ना कहीं मिसिंग था, वो एक सिंपल पैटर्न की तरफ था। उसके बाद हमने मल्टीपल स्टार्टअप्स करे एंड मल्टीपल ब्रांड्स के साथ काम किया, दारों के साथ काम किया, अपनी जर्नी की तरफ गए। क्या वजह है कि हमारे यहाँ मेजॉरिटी लोग अपनी 9 to 5 ज़िंदगी को क्विट नहीं कर पा रहे होते और वो उस रिस्क को नहीं ले पा रहे होते? व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स वन ऑफ द बिगेस्ट गैप? So I think one thing that really helped me when I started my own business was the job that I did. Right? जब आप as an employee काम करते हो तो you get a lot of exposure. And I feel even the people who want to encourage or want to start their own business, उनको भी I think इस process से गुजरना चाहिए. What happens is कि I remember मेरे बहुत सारे दोस्त थे, जब हम कॉलेज से हमने ग्रेजुएट किया तो हम चाय पे बैठ के ना बहुत सारे बिजनेस आइडियाज़ को डिस्कस करते थे, राइट? कि हम ये करेंगे, फलां करेंगे। उस वक्त करीम भी लॉन्च हुआ था तो हमने कहा ये करीम में गाड़ी लगाएंगे, फलाना करेंगे, एंड विल बिल्ड दीज बिजनेसेस या साइड हसल्स। बट वंस यू गेट इनटू दैट जॉब तो वो जो एक सिक्योरिटी है ना, वो आपको अट्रैक्ट करती है। आपको लगता है कि ओके मेरे पैसे आ रहे हैं महीने के एंड में, एंड आई वांट टू कीप डूइंग दैट बिकॉज देन योर माइंड गेट्स इनटू अ केज, राइट? सो आई बिलीव दैट व्हेन यू स्टार्ट अ जॉब, बहुत इंपॉर्टेंट है कि यू प्लान योर जॉब इन अकॉर्डिंग टू योर विजन दैट इज बियॉन्ड दैट जॉब, राइट? कि अगर आप पहले से प्लान करके चलो कि अच्छा भाई मुझे इतना एक्सपोजर लेना है, बिकॉज गोइंग इन टू द इंडस्ट्री टेकिंग दैट एक्सपोजर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। क्योंकि अगर आपको पता है कि वो एम्प्लॉय कैसा, आप खुद एम्प्लॉय हो के फील कर सकते हो कि एम्प्लॉयर ने मेरे साथ कैसे बर्ताव किया। सो देन व्हेन यू बिकम एन एम्प्लॉयर, राइट, यू विल अंडरस्टैंड ऑल ऑफ द फ्लॉज, राइट? कंपनी कैसे चलती है, मैनेज कैसे करते हैं। सो आई थिंक पीपल मैनेजमेंट जो है ना, वो सबसे पहले आपको स्टाफ बन के समझ में आता है, बिकॉज इफ़ यू हैव नेवर बिन एन एम्प्लॉय यू कैन नॉट बी अ ग्रेट एम्प्लॉयर। दैट्स व्हाट आई बिलीव। सो आई थिंक इट्स वेरी इंपॉर्टेंट कि जब आप उस कल्चर में जाएं, जॉब के कल्चर में, तो आप अपनी प्लानिंग ऐसे करो कि भाई अच्छा ठीक है, ये मेरा फेज़ है, इस फेज़ को मुझे अचीव करके फिर बियॉन्ड जाना है। आई डोंट वांट टू बी स्टक हियर. So it has to be in the mindset. And I think one of the most important things is, so जो एक generational approach आती है जॉब की, अगर आपकी फैमिली में जॉब ही करते आ रहे हैं तो बच्चे भी जॉब करते हैं, so I think it's very important to break that, right? A lot of times, अभी हम शूट से पहले ट्रॉमास की बात कर रहे थे कि वो जनरेशनल ट्रॉमा एक चला आ रहा है, तो उस साइकिल को तोड़ने के लिए ना कभी कभी आपको अपने इन्वायरमेंट से भी दूर जाना पड़ता है, राइट? एंड वन ऑफ द थिंग्स, कोई भी यूथ मेरे पास आता है, कोई मुझसे बात करता है या कोई मुझसे सलाह मांगता है, तो मैं उसको सबसे पहले कहता हूँ कि भाई मेक श्योर दैट यू गो थ्रू अ फेज इन लाइफ वेर यू आर सेपरेटेड फ्रॉम योर फैमिली, even for a little while, go abroad, whatever, but just be with yourself in order to understand and explore कि who you actually are, because most of the times हम सिर्फ वही बन के रह जाते हैं जो हमें जिस तरह से नर्चर किया होता है, राइट? हम कभी एक्सप्लोर ही नहीं कर पाते कि हम एक्चुअल में हैं क्या. सो इफ वी डिटैच ourselves from the form that we're in right now, that's when we realize, okay, we can be a greater form. You see? बहुत अच्छा है. अच्छा, tell me something about, like, I've seen you when you started your journey and I've seen you struggle, like तुमने बहुत struggle किया है, you've done so many workshops, conferences, so many training sessions. How did you push yourself? Start में you didn't have a car, you didn't have any of the resources, right? But you build all of them one by one, step by step, and I've seen you be so consistent. How did you manage to be that consistent? I think एक बड़ा अच्छा फ्रेज है that when you keep eternity in your mind ना, your visions become sharper. मुझे हमेशा से पता था ये जो मैं काम कर रहा हूँ ना, ये जो ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट का, when you do conferences, I do coaching, consulting, फिर कंटेंट क्रिएशन का शौक हुआ है, जो कंटेंट which I'm trying to create, मेरे पास बहुत स्पेसिफिक रीजंस थे काम को करने के लिए, और ये रीजंस बहुत वेल डिफाइंड थे. Right. एक बहुत बड़ा रीज़न ये था कि मुझे एलिवेशन पे काम करना, ह्यूमन एलिवेशन के ऊपर. हमारे गिरते हुए को लात पड़ने वाले बहुत है, बट गिरते हुए को सहारा देने वाले लोग बहुत कम है. Right. When I start get myself into training and conferences, I get feedback कि यार बहुत अच्छा लग रहा है, हमें बहुत समझ आता है, हमें ये चीज़ यहाँ पे हेल्प कर रही है, मुझे वहाँ पे हेल्प कर रही है. रॉबिन शर्मा कहता है फीडबैक इज़ द ब्रेकफास्ट फॉर चैम्पियंस. मैंने हमेशा लोगों के फीडबैक को, इनफैक्ट तुम्हारे फीडबैक को बहुत सी जगहों पे लिया कि यार ट्रेनिंग में ये गलती कर रहे हो, ये चीज़ बहुत ज़्यादा हो रही है, ये चीज़ बहुत कम हो रही है. एंड विद द पैसेज ऑफ
टाइम जब फीडबैक मुझे मिलता रहा, मुझे इस बात से अंदाज़ा हुआ, मेरा दिल करता था कि मैं किसी और फील्ड में चले जाऊँ, किसी पार्ट टाइम जॉब में चला जाऊँ, प्रोफेशनल जॉब में चला जाऊँ, कोई एचआर की फील्ड में, डोमेन में चला जाऊँ, Right. या कोई एल&डी किसी ऑर्गेनाइजेशन को ज्वाइन कर लूँ। बट मुझे एक बात समझ आई कि बड़ा अच्छा फ्रेज मुझे एक उस्ताद ने कहा था कि अगर तुम्हारे रहने से कहीं फ़र्क पड़ रहा हो ना, उस जगह को मत छोड़ना, उस खला को मत आने देना। बिल्कुल। तो मुझे एक बात रियलाइज़ हुई कि द काम जो वर्क व्हिच आई एम डूइंग, इसके रीजंस बहुत क्लियर थे, मेरा वाई बहुत क्लियर था कि इससे मैं ह्यूमन एलिवेशन पे काम कर रहा हूँ। सोसाइटी नीड्स इट। हमारे हार्ड स्किल के बहुत सारे ट्रेनर्स हैं, हमारे हार्ड स्किल पर बेशुमार काम हो रहे हैं, एआई के ऊपर बात हो चाहे मैनेजमेंट हो, बट व्हेन इट कम्स टू सॉफ्ट स्किल्स बहुत ज़्यादा मिसिंग है, बहुत ज़्यादा मिसिंग है कम्युनिकेशन, बहुत ज़्यादा मिसिंग है इमोशनल इंटेलिजेंस, बहुत ज़्यादा मिसिंग है ह्यूमन एम्पैथी, तो बिल्कुल ही ख़त्म होती जा रही है, बिहेवियर के इशूज़ बढ़ते चले जा रहे हैं। सो आई गॉट टू रियलाइज़ कि एक ऐसी फील्ड है जहाँ पर आपको कंटिन्यूसली अपने आप को डेवलप भी करते रहना है, काम भी करते रहना है, और ये मुझे ऑटोमेटिकली कंसिस्टेंट रखता था। बिकॉज जो किताबें मैं पढ़ रहा हूँ, जो कॉन्टेंट मैं कंज्यूम कर रहा हूँ, वो कॉन्टेंट सिखाता ही यही है कि आपको कंसिस्टेंट रहना कैसे है। जैसे मैं भी रिसेंट किताब पढ़ा था सेथ गोर्डन की दी प्रैक्टिस, वो बात ही इस बात पे करता है कि आपको रोज़ कुछ ना कुछ शिप करना है, Right. रोज़ कुछ ना कुछ आगे बढ़ाना है, बिकॉज इफ यू डोंट शेयर इट डजंट काउंट। ऐसा ही and I still remember like whenever we would meet you would tell me stories कि यार this is a new story रॉबिन शर्मा की फलाना की and I would ask you कि अच्छा तुम फौरन आके बताते थे ना कि यार ये सुन आज ये नई स्टोरी है and you would also tell me कि कुमेल I want to tell you also because so that I can remember so then I can work on it ऐसे ही so और अच्छा एक और चीज़ अभी जब दोस्ती की हमने बात की तो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है कि आपका जो दोस्त हो या जिसके साथ आप वक्त गुजारते हो तो आपको उससे कुछ मिलना चाहिए, आपको कुछ उसे देना भी चाहिए और आपको उससे कुछ मिलना भी चाहिए, कुछ ऐसा कि जो आपको ग्रोथ दे, राइट? क्या इसके बारे में लाइक व्हाट डू यू थिंक? ये ऑटोमेटिक सी बात है, वंस यू स्टार्ट गिविंग ना द रिसीविंग विल कम फ्रॉम अननोन रिसोर्सेज। मैं समझता हूँ कि मैंने बड़ी अच्छी तुमने एक स्टोरी पे रील मुझे इंस्टाग्राम पे शेयर की थी कि ज़िंदगी में आपके कोई एक कांधा ऐसा ज़रूर होना चाहिए जिस पे आप सर रख कर रो सके, अपने मसले को बता सके एंड बी रियल, लाइक बी योरसेल्फ। ऐसा ही मतलब प्रॉब्लम ये है कि इस वक्त वी लिव इन अ वर्ल्ड जहाँ पे सोशल मीडिया ने ना वो एक कंधा और एक कांधा भी ख़त्म कर दिया है। मतलब बहुत से लोगों के पास इस वक्त एक दोस्त भी नहीं है जेन्युइनली, लाखों करोड़ों फॉलोअर्स होने के बाद भी उनके पास कोई एक ऐसा इंसान लाइफ में है ही नहीं जिससे जाके वो अपनी बातें कर सके, वो कह सके। और यही वजह है कि दैट्स वाई साइकोलॉजिस्ट, कोचेज, लॉट ऑफ डोमेन्स में क्वायरीज बहुत बढ़ गई हैं, बिकॉज ऑटोमेटिकली जब आपके पास कोई बताने को है ही नहीं, कहीं आप अपने इमोशंस शिप ही नहीं कर पा रहे, right. आप अपनी बात को कहीं कह ही नहीं पा रहे, तो आपको ज़रूर कोई ना कोई ऐसी वैलिडेशन चाहिए होती, किसी कोच से, किसी थेरेपिस्ट से, किसी काउंसलर से, जहां आप जाके वो कहानी, वो स्टोरी बता सके। एंड ये फैक्ट है। और दूसरी सबसे बड़ी बात, हमारे यहाँ दोस्ती का ना एक फ़लसफ़ा था। दोस्ती का एक बुनियादी फ़लसफ़ा ये कि आप सामने वाले को उसके ऐब बताते हैं, आप बताते हैं तुम्हारे अंदर ये शॉर्ट कमिंग्स हैं, गैप्स हैं। ऐसा ही मतलब मैं आज जो भी बन सका हूँ, मेरी लाइफ में जितनी भी कोई अचीवमेंट्स हैं, मैं सका बहुत कॉन्शियसली जाकर अपनी जर्नी को ओवरलुक करूँ, तो उसमें वो दोस्त है जिन्होंने मुझे स्टेप बाय स्टेप बताया कि यार ये तुम्हारे अंदर मिसिंग है, ये चीज़ गलत कर रहे हो, ये चीज़ सही कर रहे हो। और मैं अगर ये सोचूं कि उन्होंने मुझे ये क्यों बताया, मतलब उनसे उन्हें क्या मिला, तो मुझे एक बात समझ में, उन्हें कुछ नहीं मिला लेकिन मुझे बहुत कुछ मिला। एंड वो बुनियादी वजह क्या है, वो है खुलूस। वो बुनियादी वजह क्या है कि दोस्ती का प्रोसेस ये था कि आप सामने वाले को उसकी शॉर्ट कमिंग्स बताओ, गैप बताओ। सोशल मीडिया की दुनिया के अंदर हमें डिसलाइक्स पसंद नहीं है, हमें लाइक्स की आदत है। ऐसा ही यार, एक्चुअली मैंने रिसेंटली इनकाउंटर किया कि अब जो दोस्तियाँ हैं ना, स्पेशली इन द वेस्ट, राइट, कि आप अगर किसी को थोड़ा सा भी आप क्रिटिसाइज कर दो ना, तो अच्छा ये कॉन्सेप्ट निकला है कि भाई सेल्फ लव, राइट? एंड आई अग्री टू लाइक हाउ मच सेल्फ लव इज इम्पोर्टेंट। यू हैव सीन मी लाइक द पास्ट 2 years that I've been working on myself, बट कहीं कहीं हम जब किसी को क्रिटिसाइज़ करते हैं तो अब ये पॉइंट आने लगा कि अच्छा भाई ये मुझे क्यों क्रिटिसाइज़ कर रहा है, मैं ये मुझे नहीं समझ पा रहा, तो मैं सिर्फ इसकी बात क्यों सुनूं? तो वो ये नहीं समझ पाते कि भाई दोस्ती का एक मकसद ही यही है कि इमाम अली का कॉल है कि भाई सच्चा मोमिन ही वही है कि जो आपको आईना दिखाए, जो आपको बताए कि भाई हाँ ये हकीकत है, राइट? एंड दैट्स व्हाट ट्रू फ्रेंडशिप इज़ अबाउट। वेस्ट में मेरा जो रिसेंट कनाडा का टूर था, I saw a few things. मैंने एक आध meetups attend किए, right? And I met one of the coaches who arranges those meetups for people to come in, make new friends, grow their network. तो मेरी जब उससे बात हुई after the meetup,
और हम ऐसे डिस्कशन कर रहे थे कि वाई ही डज ऑल ऑफ दैट, एंड वन ऑफ द थिंग्स दैट वी रियलाइज्ड वाज कि लोग कितने तन्हा हो गए, एंड द ओनली रीज़न बीइंग इज बिकॉज दे आर अनेबल टू टेक क्रिटिसिज्म, राइट? दे आर कन्फ्यूज्ड कि कौन जेन्युइन है कौन नहीं है. आज की जो दुनिया है वो इतनी इल्यूजनिस्टिक हो गई है, राइट, कि इट्स सो हार्ड to have the right people around you to guide you and to nurture you. And one of the things that I really want to ask you, और अचानक से मेरे माइंड में आया है कि जो बहुत इम्पोर्टेंट इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा क्रूशल चल रहा है, गाज़ा में जो हो रहा है, लेबनान में हो रहा है, बट मी बीइंग अ पाकिस्तानी, राइट, आई फील लाइक नोबडी इज टॉकिंग अबाउट बारा चिनार. Why? Like why? उसकी एक बुनियादी वजह है कि जो 12 चिनार में जिन लोगों की शहादत हुई और जो काफ़ी टाइम से हो रहे, वो पर्टिकुलरली एक कम्युनिटी है, पर्टिकुलरली एक माइनॉरिटी है जो काफ़ी अरसे से एक ट्रायल्स का शिकार है. और हमारा एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि आप हर चीज़ को लोग बात करते हुए डरते क्यों है, घबराते क्यों है. उसकी बुनियादी वजह है कि शायद वो वैल्यूज़ ही नहीं है ना. हमारे जो कंटेंट क्रिएटर्स हैं, इनफैक्ट वो उस चीज़ पे कंटेंट क्रिएट करते हैं जो वायरल हो बात, जो बात जिस बात में लोग वाह वाह करें वो करें. इनफैक्ट मतलब बहुत से ट्रेंड में है आपके, जो ट्रेंड में 12 चिनार का मौजू एक कभी भी ट्रेंड में इसलिए नहीं आता बिकॉज वो एक पर्टिकुलर कम्युनिटी है, और उस इशू जो उस खत्ते में जो पर्टिकुलर इशू चल रहे हैं, जो सेक्टेरियन किलिंग्स हो रही हों, उसके बिहाइंड भी जो एक इशू है, आई थिंक उस पेन को महसूस करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक हमारे प्रॉब्लम है कि हमारे जो एम्पैथी वाला कल्चर है ना, वो ख़त्म होता जा रहा है. मेन इसलिए कि हमारे एम्पैथी लोगों में उस तरह से है नहीं कि वो चीज़ों से बात कर सकें ना. किसी चीज़ पर बात करने के लिए ना पहले उस दर्द को महसूस करना बहुत ज़रूरी है. आई थिंक आई बिलोंग टू अ फैमिली, आई बिलोंग टू अ कल्चर जहाँ पे मुझे एक बात समझ आए कि सबसे कीमती चीज़ वो इंसानी जान है. इससे कीमती दुनिया में कुछ हो नहीं सकती ना. आपने एक इंसान को भी बचाया तो वो भी एक इम्पैक्ट रखता है, हज़ारों इंसान को बचाने के बराबर है. आई थिंक बहुत सारे कंटेंट क्रिएटर्स, बहुत सारे लोग, एक आम इंसान भी इस मौजू के ऊपर बात उठा सकता है. एक छोटा सा स्टेटस लगा कर एक बात कर वो इस एहतजाज को रिकॉर्ड करा सकता है. लेकिन बुनियादी तौर पर क्योंकि हमारे यहाँ कल्चर स्केप में, हमारे यहाँ फैमिलीज़ में वो सेक्टेरियन चीज़ें इतनी डिस्कस की हैं कि ये शिया हैं, सुन्नी हैं, उनके लिए बात नहीं करनी, और फला बरेलवी हैं, फला XYZ हैं. तो पॉइंट है जब आप इंसान को इंसान ही नहीं समझ रहे तो आप डेफिनेटली इन चीज़ों पर बात नहीं कर पा रहे होते. मतलब ये हमारे यहाँ शुरू से रहा है. मतलब पाकिस्तान के अंदर अवेयरनेस की बहुत कमी है. हमारे जो ऑडियंस है, जो आवाम है, वो कल्चर स्केप में रहती है. बिल्कुल वो एक ट्रिपिकल चीज़ को फॉलो कर रही है. उनकी अपनी बज़ाहिर तौर पर अवेयरनेस नहीं है. कोई अगर शिया फैमिली में पैदा हुआ, सुन्नी फैमिली में पैदा हुआ, मतलब उसने दुनिया की चीज़ों पर रिसर्च करी, प्रैक्टिस करी, उसने कभी अपने बिलीव्स को उस तरह से क्वेश्चन नहीं किया. बस जिसने जो चीज़ बता दी गई वो बता दी गई. इनफैक्ट मतलब 12 चिनार अगर हमने देखा हो कि जो टारगेट किलिंग्स हुई, उसमें बच्चा पत्थर मार रहा है डेड बॉडी को. मतलब आप सोच भी नहीं सकते कि द लेवल ऑफ कि ह्यूमैनिटी कितना नीचे गिर सकती है. एंड ये चीज़ें तब मुमकिन होती है जब हम ह्यूमन वैल्यूज पर काम नहीं कर रहे हो. ऐसा ही इंसानियत तो ये सेक्ट से, धर्म से, इन सब से बहुत बुलंद है. एंड इट्स वेरी सैडनिंग दैट दिस इज हैपनिंग. ऐसे ही. और क्या पूछे? There's actually a movie that I saw recently जिसमें बच्चा जो है वो माँ को बोलता है कि एक पुलिस वाला था जिसने किसी को गलत अरेस्ट कर लिया. सो बच्चा कहता है कि माँ I saw what happened and I want to speak up. तो माँ कहती है कि no, you know what, you should not get into this violence and all of that stuff. बच्चा कहता है कि I'm not that afraid of the violence, I'm more afraid of the society lacking empathy. And it was so beautiful कि एक बच्चा जो है वो माँ से कह रहे हैं, माँ was like started reflecting कि यार वाकई कि कितना बड़ा इम्पैक्ट है अगर एम्पैथी हम खो दें तो, बिकॉज ये तो इंसानियत का सबसे बुनियादी ज़रूरत है. बुनियादी तौर पर एम्पैथी वाकई में एक ऐसा टॉपिक है जो मैं समझता हूँ जिसे अब बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत है, इस पर बहुत ज़्यादा बात करने की ज़रूरत है. मैं तुमसे पूछना चाहूँगा, तुम अभी जो कनाडा गए, तुमने वहाँ के कल्चर को एक्सप्लोर किया, यहाँ के कल्चर को तुमने इतने अरसे से देखा है, क्या डिफरेंस तुम्हें, क्या कल्चर शिफ्ट क्या महसूस हुआ कि वहाँ लाइफ कैसी है? इनफैक्ट खासतौर पर व्हेन इट कम्स टू पेरेंटिंग, मैंने सुना है कि कनाडा के अंदर, ख़ासतौर पर वेस्ट के अंदर, पेरेंटिंग चैलेंजेस बहुत ज़्यादा होते हैं. एंड नो डाउट लाइफ बहुत अच्छी है. तो हाउ डू यू सी ओवर देयर? बिल्कुल ऐसा ही है. I think my sister who lives there is a parent, right? And I've seen so many other kids as well. बहुत सारे बच्चों के साथ interaction हुआ, and I think it's so much harder
than what we think over here, क्योंकि वहाँ तो everything is open, राइट यहाँ फिर हम पाकिस्तान में एक कहने को एक इस्लामी मुल्क है, बट देन अगेन देयर आर सो मेनी थिंग्स दैट वी स्टिल फॉलो, राइट वहाँ पे एक आज़ाद दुनिया है, आप जो जिसका बिलीफ है एवरीबडी इज़ वेलकम. सो आई थिंक इफ़ आई टॉक अबाउट ethics, right, and moral values, I think people are genuinely very kind over there, right? And I think यहाँ का जो एक माहौल है, empathy किसी भी relationship में बहुत ज़्यादा important है, बहुत crucial. And I was recently in a talk with a wellness coach, right? और हम बात कर रहे थे कि how important it is for us to be spiritually strong, right? टू अंडरस्टैंड एम्पैथी, क्योंकि अगर हम स्पिरिचुअली स्ट्रांग होंगे, हमारा फेथ स्ट्रांग होगा, तो शायद हम इंसानियत के जो प्रिंसिपल्स हैं उसको और सीरियसली लेंगे. सो व्हाट डू यू थिंक अबाउट दैट? यार रिलेशनशिप्स के अंदर ना जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है, उसमें कोई डाउट ही नहीं है कि रिलेशनशिप्स के अंदर एम्पैथी बहुत मैटर करती है. इन दीज डेज इट्स रियली इंपॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड कि जो अदर पार्टनर है, मिसाल के तौर पर एक मर्द जो बाहर काम करने जा रहा हो, जो वो काम कर आ रहा है, तो घर में जो खातून है उसे समझना पड़ेगा कि वो जो मर्द बाहर से काम कर आ रहा है उसकी क्या रिक्वायरमेंट है, मुझे उसके साथ किस तरह बिहेव करना है. एक औरत जो घर में, वो भी बहुत से ट्रायल्स एंड ट्रिब्यूलेशन को फेस कर रही है, बच्चे की परवरिश से लेकर घर के माहौल को, चीज़ों को. सो मर्द को भी फिगर आउट करना है कि जब मैं घर जा रहा हूँ तो उसे किस तरह रिएक्ट करना है. इनफैक्ट मैं बॉस्टन कॉलेज लंदन का एक रिसर्च सर्वे पढ़ रहा था, बहुत कमाल. उन्होंने कहा कि रिसर्च करके बताओ कि वाइफ्स को, औरतों को बुरा कब लगता है, और ये भी रिसर्च करके बताओ कि मर्दों को बुरा कब लगता है. राइट. तो औरतों ने बताया कि हमारे शौहर जॉब पे जाते हैं, बुरा नहीं लगता, बहुत अच्छा लगता है कि वो जॉब पे जाते हैं, बाहर काम करते हैं और लेट आते हैं, उसमें भी इतना बुरा नहीं लगता. वो अक्सर ट्रैवल कर रहे होते हैं, ये भी बुरा नहीं लगता. लेकिन ये बहुत बुरा लगता है जब वो घर आते हैं, और जब वो घर आते हैं उनके चेहरे पे मुस्कुराहट नहीं होती, वो थकन होती है, वो जो सुबह शाम की थकन लेके घर आ रहे होते हैं, तो हमारा भी दिल टूट जाता है. हम ये उन्हें बताती ही नहीं है कि हम किस पेन से गुजर रहे हैं, हमारे साथ क्या हुआ. राइट. सो सिमिलरली मर्द का भी यही प्रॉब्लम है कि वो जब सुबह आ रहा है का शाम से आ रहा है, तो उसे भी सिर्फ यही चीज़ बुरी लगती है कि वो ज़ौजा भी अपने उस शक्ल के ऊपर, अपने एक्सप्रेशंस के साथ उसको इतना वेलकमिंग नहीं डील कर पाई. तो मैं समझता हूँ दोनों एंड पर एक्सप्रेशंस बहुत मैटर करते हैं, जहाँ पे आपको कहीं ना कभी फेक भी करना पड़ रहा होता है एक दूसरे की खुशी के लिए. इनफैक्ट हदीस भी ना, मोमिन वो है जिसके चेहरे में, मोमिन वो है जिसके दिल में गम और चेहरे में मुस्कुराहट होती है. तो रिलेशनशिप्स के अंदर एक बहुत मैटर चीज़ है कि आप अपने पेन को शेयर ज़रूर करें, Right. लेकिन किस मोमेंट पे शेयर करना है, किस पॉइंट पे शेयर करना है, ये बहुत मैटर करता है. इसके लिए वो जो तुमने बात की कि रिलेशनशिप में एम्पैथी क्यों ज़रूरी है, आई थिंक लाइफ में अप्स एंड डाउन्स होते हैं. रिलेशनशिप्स जो जितने भी स्टार्टअप्स दुनिया में कल्चर्स है, जो मियाँ बीवी ने खोले, जो बिजनेस मियाँ बीवी मिल के साथ करें, उन दोनों में एक अंडरस्टैंडिंग होना बहुत ज़रूरी है. और उस अंडरस्टैंडिंग का तकाजा है कि जब जिसको सपोर्ट की जिस वक्त ज़रूरत है, आप उसे वो सपोर्ट दें. एंड बहुत बड़ी सपोर्ट आपकी लाइफ में कम्युनिकेशन के थ्रू होते हैं. एंड कम्युनिकेशन एक्सप्रेशंस मैटर्स अ लॉट. ऐसा ही, ऐसे मुस्कुराहट से मुझे याद आया कि एक हदीस ये भी है कि मुस्कुराने से आप लोगों के दिलों में अपना घर बना लेते हैं. तो मुस्कुराना जो है वो कितना ज़रूरी है, शायद हमें उसकी वैल्यू नहीं पता होती. बट आई विल कम अगेन टू द क्वेश्चन कि स्पिरिचुअली आपको स्ट्रेंथन होना कितना ज़रूरी है आपके मेंटल हेल्थ के लिए. So what do you think about that? यार हर इंसान को ना कोई चाहिए जिससे वो बात करे, जिससे वो इजहार करे अपने दिल की बात को. इन बाज़ दफ़ा आप कितने ही आपकी लाइफ में कितना ही क्लोज क्यों ना दोस्त हो, वो एक पॉइंट पे नुकता जाएगा, वो एक पॉइंट पे थक जाएगा, बोलेगा भाई कितनी तेरी लंबी दर्द की दास्तान है, बस कर भाई, कितनी लंबी सुनाएगा. लेकिन आई थिंक यू माइट हैव नोटेड और दिस और नॉट, आप खुदा की बारगाह में जाएं और आप उससे अपने दिल की जितनी बातें करना चाहें, आप जिस तरह करना चाहें, वो सुनता है. मतलब ये बात तो तय, जो बात आप कह रहे हैं वो उसको सुनाई दे, वो शहर रख से भी करीब है. इसी तरह आप किसी से मांगने जाएं कुछ, आप बोले यार मुझे आज 1000 रुपये दो, आज लाख दो, जितना भी बड़ा कोई देने वाला, वो एक पॉइंट पे बोलेगा भाई कितना मांगेगा यार, कितना ले लिया. लेकिन जब आप उसकी बारगाह में जाके मांगते हैं, डर, एग्जैक्टली रिजेक्शन का डर, जब आप उसकी बारगाह में मांगने के लिए जाते हैं ना, तो एक बड़ी मैं कमाल वीडियो देख रहा था, आप उससे जो मांगते हैं ना वो सब दे देता है, बस पर्दे के पीछे है. वो वक्त का इंतजार करता है कि कौन सी चीज़
का वक्त सही टाइम में मुहैया है, कौन सा वक्त सही है और ये चीज़ देनी कब है। तो मैं समझता हूँ आपकी मेंटल वेलनेस का एक बहुत बड़ा ताल्लुक आपकी स्पिरिचुअलिटी से, कि आपका अपने खुदा के साथ राब्ता कैसा है। आई लव दिस फ्रेज दैट आई डू नॉट अंडरस्टैंड पीपल बिलीव इन गॉड एंड दे स्टिल लुक वरिड। मतलब मुझे हैरत होती है, लोग खुदा पर भरोसा भी करते हो, परेशान भी नज़र आते हैं। तो मैं समझता हूँ आपका राब्ता खुदा के साथ होना बहुत ज़रूरी है, और ये स्पिरिचुअलिटी आपको मेंटल हेल्थ में कहीं ना कहीं कनेक्ट ज़रूर करती है। सो आई थिंक आई विल थ्रो माई लास्ट क्वेश्चन टू यू एंड आई विल आस्क यू कि यू हैव फेस्ड अ लॉट ऑफ ट्रायल्स इन योर लाइफ में बहुत अप्स एंड डाउन्स देखे तुमने, और चीज़ें इंसान देख भी रहा होता है। व्हाट इज योर कोपिंग मैकेनिज्म? तुम किस तरह से उन ट्रायल्स को कोप अप कर रहे हो? तो I think because like we've worked in the training industry, right? So हमने बहुत स्टेज से लोगों को मोटिवेट किया है, and we've shared a lot of inspiring stories. We've met a lot of inspiring people, and I think that is one thing that helps me. But the other thing is, I think reflection is one of the things which is the most important in getting out of a turbulent situation. And number one is reflection, and number two is tawakkul. मुझे लगता है कि submission to God is one of the fastest, one of the best coping mechanisms, because you see, as humans, there is little that is in our capacities, right? And then there is things which are not, and for those things it's very important. मैं नहीं कह रहा कि हम अपने flaws छुपाने के लिए खुदा पर छोड़ दें, but खुदा पर भरोसा बहुत ज़रूरी है कि अगर मैं इस चीज़ से गुज़रा हूँ तो there has to be a reason that is hidden, right? Because जो हो गया उसे रिवर्स नहीं कर सकते. But what can we do to turn this pain into, let's say, art? Right? Because everything in this world is beautiful, but not everyone sees it. Same. So I think when you have God in your mind and in your soul and in your heart all the time, and when you submit to Him, you will see things beautifully, even if it is pain. Right? मुझे बीबी ज़ैनब का बहुत बड़ा एक है, वो बीबी ज़ैनब का एक बहुत बड़ा कॉल है कि करबला was nothing but beauty. Right? It was one of the most painful events, but still she saw beauty in it. So I think it's about perspective, how you look at that turbulent phase and that pain that comes to you. यार एग्जैक्टली मुझे बात समझ नहीं आती कि बहुत से लोग लेबनान में जो शहादतें हुई, गाजा के अंदर हज़ारों की तादाद में बच्चे जवान लोगों की शहादत, लोग उस बारे में लोगों ने बात की और वॉइस रेस की दुनिया भर में। इनफैक्ट पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा इस पर बात हुई, लेकिन 12 चिनार में 100 से ज़्यादा लोग रिसेंटली, अभी हाल ही में, मतलब स्टेट फायर करके उन्हें शहीद किया गया है, बिकॉज उनके बारे में नई बात की जा रही। मुझे जो एक बात समझ आती है कि वो एक माइनॉरिटीज है, वो एक खास पर्टिकुलर सेक्स है, और हमारे यहाँ मतलब आई हैव नो क्लू। मुझे ऐसा लगता है हमारे यहाँ आज भी पेरेंटिंग एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है कि हमारे यहाँ वालिदैन ने शायद वो चीज़ समझाए नहीं कि ना भाई ये जो फला सेक्ट के लोग हैं शायद ये मुसलमान नहीं है, बेटा इनके लिए बात नहीं करनी, मतलब उनको इंसान नहीं समझा जा रहा शायद, क्योंकि आई हैवंट सीन द इन्फ्लुएंसर्स टॉक अबाउट इट। आई एम अमेज्ड, मतलब और एक बुनियादी वजह कि लोगों के शायद जहन में एक डर भी है कि अगर हम बात करेंगे तो शायद हमारे चैनल की रेटिंग ना गिर जाए, पता नहीं लोग हमें क्या समझें, बिकॉज वो माइनॉरिटी में है, तब बिकॉज वो तब का जो है माइनॉरिटी में उसके इतने फॉलोअरशिप नहीं है। सो भाई मैं समझता हूँ इंसानी खून की कीमत है, और ये जो शहादतें 12 चिनार में हुई हैं ये उस कौम को, उस पर्टिकुलर चीज़ को और रिवाइव करेगी, एंड शहादतें ने कभी ज़ाया नहीं जाती। मैं समझता हूँ करबला की एग्जाम्पल हमारे पास है, हमारे पास माजी में एग्जाम्पल्स हैं, और ये जो इस माइनॉरिटी अहले तशरीह ज़रात है, मतलब इनका एक पास्ट है। और थैंक यू सो मच सर, बहुत अच्छा लगा आपकी गुफ्तगू सुनकर, बहुत गहरी बात है आपने करी। उम्मीद करता हूँ आपसे दोबारा मुलाकात होगी।